एज अ एजुकेटर आपने कैसे ये करियर चूज करा? एज अ टीचर या एजुकेटर अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर मेकर्स के लिए बन चुकी है। हम करियर चूज करें इस टाइम पे या बच्चे के करेक्ट। सो आपको प्लान करके रखना है कि हमेशा, मैं कभी ये नहीं बोलूँगी बैलेंस बच्चा और काम बैलेंस नहीं हो सकता। मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि वर्किंग मदर के लिए इंडिया रेडी नहीं है। अच्छा, आज के टाइम के जो पेरेंट्स हैं ना वो भी बहुत सेंसिटिव हैं, उतना ही ज़्यादा जो बच्चा है ना वो भी सेंसिटिव बन रहा है। हम बच्चे को जब चलना नहीं सिखाते तो चलना नहीं सीखता, लेकिन हम अगर उसका हाथ नहीं छोड़ते तो वो दौड़ना नहीं सीखता। तो ये डे केयर जो हम चूज कर रहे हैं ना उसको हम कैसे चूज करें? आपको 18 महीने तक तो अवॉइड करना चाहिए। क्या डे केयर अफोर्डेबल है? डे केयर बहुत एक्सपेंसिव है। आज के टाइम पे जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज फीस भी बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, हर स्कूल का फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते, ये भी है। फी स्ट्रक्चर में ना एक मंथली फी और एक एडमिशन फी बहुत बड़ा शॉक देती है। एडमिशन फी टीचर है जो कि 1,00,000-1.5 लाख, तो ये लोग 2 लाख ले रहे हैं। मतलब स्कूल जो है जिसको हम विद्या का मंदिर बोलते हैं, वो स्कूल सिर्फ एजुकेशन के लिए जाना जाए, बिजनेस के लिए ना जाना जाए। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने चाहिए। स्कूल बिजनेस बन चुका है। पेरेंट्स एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। बच्ची के सामने फाइट नहीं करना। अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो क्लैश करके मैच नहीं कर रहे, वेट, आप बच्ची की सोने तक का इंतजार। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज की जो पेरेंटिंग है वो भी एक सोच का विषय है, और अगर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करें तो वो भी एक सोच का विषय है। बच्चों के अंदर आज के टाइम पे काफ़ी बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस को लेकर, और आज के टाइम पे जो एडमिशन्स प्रोसीजर है वो भी बहुत टफ हो गया है, तो कैसे हम एक राइट स्कूल को चूज़ करें अपने बच्चों के लिए। तो ओवरऑल पेरेंटिंग के ऊपर बात करने के लिए जो आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस हेमा रावत। वो एक एजुकेटर हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपना एक प्ले स्कूल रन कर रही हैं, तो वो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद मी पूनम रावत। हेमा, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम जब मैंने आपके चैनल का नाम देखा था, सोच मैटर्स, मुझे बहुत यूनिक लगा। So actually, even I'm so blessed कि I'm with you here. So I'm feeling so excited and mixed feeling है. I don't know कैसा जाता है, but I'm sure कि हम दोनों enjoy करें, हमारी audience enjoy करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ा सा हेमा ये जानना है कि एज अ एजुकेटर आपने कैसे ये करियर चूज करा, है ना, और आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट, ये इमोशन से जुड़ा हुआ है ये प्रोफेशन। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी टीचर या एजुकेटर इसलिए चूज करना चाहिए कि हम 2 बजे घर वापस आ जाएंगे, लाइक स्कूल क्लोज हो जाते हैं फिर अपने फैमिली को भी देख लेंगे। नो 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 वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि आप जब एज अ टीचर या एजुकेटर आप अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर मेकर्स के लिए बन चुकी है। लाइक हम जो आज 4 साल 5 साल के बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, दे आर लाइक आवर फ्यूचर। वो आपके, मेरे, हम सब के बच्चों के साथ खड़े होंगे, तो हम फ्यूचर बना रहे हैं। करेक्ट, राइट। सो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, दिस इज व्हाट, कि आई वाज वर्किंग विद जापानीज कंपनी। जब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने तब भी जॉब किया था। व्हेन आई डिलीवर्ड माय चाइल्ड, माय सन रेयांश, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक मदर गिल्ट है जो सबके अंदर रहता है, वर्किंग मदर के अंदर, कि मेरे ऑफिस जाने के बाद वो कैसे रहेगा। तो 6 मंथ वाला तो वो मोदी जी ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कि मैटरनिटी लीव रहेगी, तो वो सब बहुत स्मूथ गया। बट मैंने 3 मंथ्स काम किया। फाइनली आई डिसाइड नहीं, बिकॉज आई कंपेयर कि मैं 2 साल, मेरा टारगेट था कि मैं उसे 2.5 साल तक का करूं अपने हाथों से, कि 2.5 साल में मैं कितना अर्न करूंगी। मैंने वो कैलकुलेट किया
और वो 2.5 साल फॉर माई सन, तो मुझे ये बहुत ऊपर लगा, ये कहीं मैच ही नहीं था। तो मैंने ये चूज किया। हम हमेशा लाइफ में परसेंटेज करते हैं लोग चूज करने से पहले भी, कि 80% अगर इसके अंदर बुरा है तो हम, अगर 80% अच्छा है तो हम इन करते हैं लाइफ में। तो वही मैंने किया। फिर हुआ क्या, जब ये 2.5 साल का हो गया, 2.3 का, तो मैंने डिसाइड किया कि अगेन मैं जॉब पे अपना सर्चिंग किया। तो बहुत सारी जगह से मुझे रिजेक्शन आए, मुझे बहुत कम सैलरी पे ऑफर किया जा रहा था बिकॉज ऑफ माई गैप। बिकॉज ऑफ वो 2-2.5 साल का जो गैप सॉरी, हमने गैप बच्चे के लिए किया है और ये बच्चे आपका फ्यूचर है। करेक्ट। फीमेल्स को वो मिलना चाहिए कि आपने गैप, मैंने गैप, एटलीस्ट आप उतना तो ऑफर करो जो मैं अर्न कर रही थी। तो इट वॉज डिसहार्टेंड, मतलब मैं इतनी दुखी थी, मैं 2 दिन रोई थी कि मैंने तो बहुत अच्छा स्टेप लिया एक तरह से, राइट। मैं उसको किसी डे केयर में जहाँ उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और मैं अपना करियर बनाती, उससे बेटर तो मुझे लगा मैंने वो चूज करके किया। बट नोबडी अंडरस्टैंड, मे बी अब शायद इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, गवर्नमेंट की साइड से ऐसे रूल आ रहे हैं कि फीमेल्स को बहुत सपोर्ट किया जाता है प्रोफेशनली, इफ बच्चे घर पे डे केयर आसपास ऑफिस की तरफ से टाइप्स मिलते हैं। सो मैंने डिसाइड किया, मैंने बहुत सारे डे केयर देखे, बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले पाऊंगी ब्रांड्स का बिकॉज बहुत बुरी हालत है डे केयर्स की। तो मैंने देखे डे केयर, तो मुझे नहीं पसंद आए बिकॉज डे केयर लाइक स्कूल एंड डे केयर मुझे आके ये बता रहे थे हम ये पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 1-2.5 साल के बच्चे को ये नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि उसे बहुत प्यार से कोई समझे और सुने। करेक्ट। इसके बाद सब कुछ खुद होता है, राइट। तो मुझे समझ आ गया कि मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि वर्किंग मदर के लिए इंडिया रेडी नहीं है अभी भी, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था। हाँ, कि जो हमारे अपकमिंग मदर्स हैं या जो अभी बेबी प्लान कर रहे हैं, है ना, अब जैसे आप बता रहे हैं कि आपको मतलब करियर का भी चैलेंजेस आए, है ना, जॉब को लेके भी, अगर वो जो गैप आ जाता है ना, तो वो हमारे लिए इमोशनल इतना इमोशनल मोमेंट होता है कि यार हम करियर चूज करें इस टाइम पे या बच्चे को देखें, है ना। करेक्ट। तो ये चीज के लिए आप कैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो कैसे खुद को प्रिपेयर करें? सो अगर देखिए, बच्चा तो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं कभी ये नहीं बोलूंगी। बट बी माइंडफुल, करने से पहले आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। डेफिनेटली जो डेस्टिनी है वो होता है, बट डेस्टिनी भी बोलती है कि कर्म करो, काम सही करो। तो प्लानिंग इज लाइक योर कर्मा। सो आपको प्लान करके रखना है कि हमेशा, मैं कभी ये नहीं बोलूंगी बैलेंस, बच्चा और काम बैलेंस नहीं हो सकता। अगर कोई बोलता है ये बहुत बड़ा झूठ है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। एक मदर से पूछो। और मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी, हमेशा बोला जाता है कि बच्चा होगा तो आप जॉब छोड़ेंगी या आप कैसे बैलेंस करेंगी, ये फादर से क्यों नहीं पूछा जाता? सॉरी, बच्चे तो दोनों के हैं ना, करेक्ट। सो मुझे लगता है अगर ये वेकअप कॉल सारे मेल्स को समझ आने लगे, और मेल्स के साथ जो फैमिली जुड़ी है उनके, मदर फादर, फैमिली मेंबर में जो भी जितने हैं, अगर जॉइंट फैमिली, ये सबको समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मदर वर्क करे, आप सबको सपोर्ट करना होगा और बहुत पॉजिटिव वे में सपोर्ट करना होगा। आते हैं फेज आते हैं, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कम बैक टू योर पॉइंट क्वेश्चन, की बैलेंस नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है कि प्लान करके आपको कुछ टाइम के लिए अपने करियर को थोड़ा सा नीचे रखना होगा और बच्चे को इंपॉर्टेंस देनी होगी। उसका रीजन और उसके इफेक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या होंगे। आज आपने अपने करियर को 2-2.5 साल के लिए नीचे रखा, आप वैसी जॉब मत कीजिए जिसमें आपके टारगेट बहुत ज्यादा हाई हैं, आपको बहुत प्रेशर है। तो उसमें क्या होगा, डेफिनेटली लाइक आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाएगा, आप घर को, अपने आप को पैसों से भर लोगे। लेकिन जब आप घर आओगे ना और अपने बच्चे की हालत देखोगे ना, आपको पीस मिल ही नहीं सकता। फिर आप सबसे लड़ोगे, सबसे, इवन फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा अपने बच्चे पे निकलती है। तो इट्स बेटर, मेरे लिए पर्सनली, मुझे समझ आता है पीस इज इम्पोर्टेंट रेदर देन मनी, और मुझे ये भी समझ आता है हर मदर की ये डिमांड होती है, पीस इज इम्पोर्टेंट, और पीस आता है अपने बच्चे से। सो आपको अपने करियर को थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूंगी आप जॉब छोड़ दो, कर दो, खत्म, नो, बट बैलेंस नहीं कर सकते। आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस कम देनी होगी, बच्चे को ज्यादा देनी होगी। उसका रीजन, अब बेनिफिट क्या होने वाले हैं अगर आप ऐसा करते हैं। पैसा महीने का कम आ रहा है आपके घर में, बट
जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपने बच्चे पे, वो रिटर्न्स लाइफ टाइम है। मैं आपको बोल रही हूँ जैसे फ्यूचर मेकर, ये सारे बच्चे हमारे फ्यूचर हैं। आप फ्यूचर क्रिएट कर रही हैं, बीइंग अ मदर आप फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। सो आपने जो वैल्यूज डाली ना, वो डे केयर वाला या स्कूल वाला, बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि इनकी वैल्यूज पे काम करो, इनके इस पे कर देंगे, बट जो मदर एंड फादर होते हैं ना, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। क्योंकि वो जो एक वार्म आपने अपनी कोख में उस बच्चे को रखा है 9 महीने, वो ऑलरेडी आपसे कनेक्ट है। तो जो चीज आप कर सकते हो ना, समझा सकते हो, प्यार से फील करा सकते हो, वो कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। मैं सब पेरेंट्स को पीटीएम में भी बोलती हूँ, जनरली भी बोलती हूँ, जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकती, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ। हाँ, हम एक साथ पार्टनरशिप करके ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी पेरेंट्स बहुत एक्चुअल में अपने बच्चों को टाइम देते हैं, उनके बच्चे भीड़ में अलग होते हैं, ये मैंने देखा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ बीइंग अ मदर। मैं अपने बेटे का एक एक पल एंजॉय करती हूँ। मेरे वीकेंड सारे उसके साथ होते हैं, मेरे को घर पे आकर भी उसी के साथ, बिकॉज लाइक वो मेरा डिटॉक्स है। मैंने काम किया ना, तो मेरी थकान खत्म कर देता है। तो जब वो कनेक्शन बनता है ना, मुझे नहीं लगता पेरेंटिंग में कभी प्रॉब्लम आती है। 2-2.5 साल का स्ट्रगल है, उसके बाद सब बहुत स्मूथ है, इट्स लवली। तो वेरी वेल सेड। लेकिन you. मुझे मतलब यहाँ पे 2 चीजें समझ में आ रही है। एक तो ये कि अगर हम अब प्लान कर रहे हैं कि हमें बेबी प्लान करना है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अगर हमें 2-2.5 साल का फाइनेंशियल झेलना भी पड़े तो हम झेल सकते हैं। मुझे आपकी बातों में एक बात बहुत अच्छी लगी कि हस्बैंड को एंड उनके पेरेंट, राइट, है ना, मतलब दे आर द सपोर्टर्स जो एक वुमेन के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर वहाँ उनका सपोर्ट मिले तो वो ब्रेक ले सकती है और अपने बच्चे पे ध्यान दे सकती हैं करेक्टली। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही आप अपना एक डॉक्टर को, एक आर्मी में कोई है, उसको आप नहीं बोल सकते आप बैठ जाओ घर पे। आई एम नॉट सेइंग, बैलेंस करना है हल्का फुल्का। मैं अगेन बोलूंगी कि थोड़ा सा बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बस, और कुछ नहीं। बिकॉज ये 2-2.5 साल की फाइट है, उसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है सब कुछ। आपको काउंसलर के पास नहीं जाना पड़ेगा फॉर पेरेंटिंग टिप्स। करेक्ट। अच्छा, आज के टाइम के जो पेरेंट्स है ना, वो भी बहुत सेंसिटिव है ना। तो उनके वो जितने ज्यादा सेंसिटिव है ना, उतना ही ज्यादा जो बच्चा है ना, वो भी सेंसिटिव बन रहा है। Correct. तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था जिसमें बोला गया था, हम बच्चे को जब चलना नहीं सिखाते तो चलना नहीं सीखता, लेकिन हम अगर उसका हाथ नहीं छोड़ते तो दौड़ना नहीं सीखता। आज की हालत ये हो चुके हैं कि पेरेंट्स ना, जो मॉडर्न पेरेंटिंग चल रही है कि बहुत सारी रील्स आ रही हैं या बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसमें कोई बोल रहा है मैं अपने बच्चे को ये खिलाती हूँ, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट मील बना हुआ, ये सब इतना मत क्रिएट करो ना। क्यों करना? सिंपल। माना कि मेरी मदर नहीं गई ऑफिस, बट उन्होंने ना 3 बच्चे पाले हैं, राइट। आपके साथ भी एक्सपीरियंस रहा होगा, राइट। पहले 3 या 2 इट्स लाइक कॉमन, अभी 1 है। सो आप इतना फैंसी फूड देने की नो नीड। सिंपल खाना रखो, सिंपल चीजें रखो, जिससे कि आपकी लाइफ तो इजी होगी, आपका बच्चा एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनेगा जो हर जगह एडजस्ट हो सकता है। दाल रोटी, दाल चावल सब्जी, सारे न्यूट्रिशंस दो उसको, उन सब से मिल जाता है। सारी सब्जियों से, फ्रूट से, दाल से, चावल से, रोटी से, सब मिलता है। इफ यू थिंक, अगर आप ढंग से उस पर स्टडीज करें ना, इन 4-5 चीजों से हम सब कवर कर सकते हैं, हर तरह के फ्रूट्स खिला के। लेकिन आपको कलरफुल क्रिएटिव वे में करना है तो आप अपने आप को तो प्रेशर दे रहे हो, साथ में आप अपने बच्चे को डिमांडिंग बना रहे हो। वो कैसे एडजस्ट करेगा लाइफ में? बिकॉज लाइफ हमेशा ऐसे नहीं चलती। इट्स लाइक तो आपको ना, हमें कितना भी, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से, मैं लेकिन उसको टफ सिचुएशन में डालती हूँ। मैंने कभी भी अपने लिए ऐसे पैरामीटर सेट नहीं किए कि मैं पागल हो जाऊं। मैंने पैरामीटर सिर्फ उसके संस्कार, उसको मतलब उसको जो वैल्यूज है ना, वो रूट्स नहीं छूटनी चाहिए। बिकॉज आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितने भी हायर पोस्ट पे है, कुछ भी है, लेकिन इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप अच्छे इंसान नहीं हो ना, तो नोबडी इज लाइक यू। आपके पीछे स्टाफ आपकी बिचिंग करेगा ही करेगा। सो पेरेंट्स को थोड़ा ईज रखना चाहिए। बिल्कुल, जो पुरानी पेरेंटिंग है ना, मैं उसको गलत नहीं मानती,
मैं नहीं मानती। मुझे लगता है उन दोनों का मिक्स जो आज का मॉडर्न चल रहा है, डेफिनेटली बोलो उसका रेशियो ज्यादा रखो और अपनी मम्मी और पापा को आज भी कॉल करो और पूछो कि आपने क्या किया था। तो आप बिकॉज देखिए सॉरी किसी को बुरा लगे बट मैं किसी भी गुरु को फॉलो नहीं करती। मेरे लिए मेरे गुरु मेरे पेरेंट हैं और एक्चुअली में जो पेरेंट्स की बात ढंग से सुन लेना उसको कहीं और मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं ये अपने बेटे के अंदर भी डालती हूँ। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है ना हिमा की काफी जो पेरेंट हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो दे पीपल आर जस्ट वरीड कि जो बच्चा है हम उसको कैसे टेक केयर करें। राइट। तो उस चक्कर में वो सेंसिटिव दे आर वेरी सेंसिटिव और वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चों के लिए। मुझे तो ऐसे बच्चे कैसे मतलब ऐसे पेरेंट्स प्रोटेक्शन की ना प्रोटेक्शन देनी है बट हमें सबसे पहले सेफ्टी, राइट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन देनी है आपको। कि अगर आपने डे केयर चूज किया, मैं सबको बोलूंगी मेड्स के पास बच्चे मत छोड़ो। मैंने बहुत सारे देखा है हमारे आसपास भी। मेड्स क्या है, उनका क्या एजुकेशन है, उनको कैसे संस्कार मिले होंगे। आपका बच्चा जो पाल रहा है ना उसके संस्कार बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पढ़ाई लिखाई फिर भी मैं सेकेंडरी रखती हूँ, क्योंकि जो वो अर्ली एज में देख रहा है ना कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बस वो कॉपी करते हैं उसको। तो फर्स्ट आपको मेड्स के साथ नहीं छोड़ना, थोड़ा टाइम आपको देना ही होगा। मैंने वही कहा आपको करियर को थोड़ा सा कम सो उसमें आपको एक डे केयर सर्च करना है। सबसे पहले एक अच्छा डे केयर, उस डे केयर में एडमिशन से पहले लाइक आपको ना एक जो उस डे केयर को हेड कर रहा है, राइट, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो चाहे वो कोई भी हो सकता है, जो हेड कर रहा है ना उससे ये पूछना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस डे केयर को मेंटेन करने के लिए आप बच्चों का मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मील, सिक्योरिटी एंड मेंटल हेल्थ, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं पेरेंट्स को जो समझने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली एज में जब बच्चों को आप 3.5-4 साल का करते हैं, उसके आगे बहुत सारी एजुकेशन ऐड हो जाती है। लेटर ऑन अगर आपकी साइड से कुछ होगा ऐसा तो आई विल एक्सप्लेन यू। उसमें आपको ये देखना है कि बच्चे को पूरे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, खाना कैसा बनता है। मुझे लगता है खाना होममेड होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा डे केयर हो। उनको करना चाहिए कि जैसा उनकी थाली में खाना आ रहा है ना, बॉस के बच्चे के जैसा खा रहा है वही सारे बच्चों को मिलना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि बच्चे को कभी भी कोई भी, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हम केसेस पढ़ रहे हैं कि बच्चे स्कूल में मोलेस्ट भी हो जाते हैं, डे केयर्स में भी हो जाते हैं, या बच्चे को हिटिंग हुई है। अच्छा, ये चीज ना एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, है ना, अब अगर न्यूक्लियर फैमिली में कोई रह रहा है और वो चूज कर रहे हैं डे केयर, है ना, तो डे केयर में ये जो अभी आपने बात बोली कि मोलेस्ट भी होते हैं या बच्चों को ठीक से, तो ये डे केयर जो हम चूज कर रहे हैं ना उसको हम कैसे चूज करें, क्या क्या पैरामीटर्स। बिकॉज देखो आजकल के जो डे केयर है उसमें ऐसा नहीं है, वो सीसीटीवी फैसिलिटीज भी देते हैं, कुछ देते हैं, मिड डे मील भी देते हैं, हाँ, काफी सारी चीजें वो करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपने बच्चे के लिए सिक्योरिटी देखें या हम देखें कि हाँ उसकी परवरिश, जैसे आप संस्कार की बात कर रहे हो, वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, तो वो चीज कैसे साल तक लाइक 12 months या फिर 1.5 साल तक अगर आप घर पे रख सकते हो तब आप रखो। उसमें मदर सामने होनी चाहिए। बट जब बच्चा वर्बल है, अंडरस्टैंड कर सकता है, बोल सकता है, बिकॉज एक वर्किंग मदर को ना, अगर एक मदर बच्चे को 8-10 घंटे के लिए छोड़ के जा रही है, उसको अपने बच्चे को ना बचपन से ट्रेनिंग देनी होती है कि आपको एक्चुअल में मेरे बिना दुनिया के साथ कैसे रहना है बेटा। अगर शाम को आप आओ, मतलब मैंने आपको बोला है डे केयर, मेरा खुद डे केयर है, बट मैं पेरेंट्स आते हैं ना, मैं क्या सजेस्ट करती हूँ 18 months तक अपने पास रखो। आप इमोशनली, मेंटली और स्मार्ट इतना बनाओ बच्चों को कि जब बच्चा बाहर दुनिया से मिले ना, दूसरे वर्ल्ड से मिले, तो उसे फील हो जाए, समझ आ जाए कि कौन सही है कौन गलत है। बच्चों को आता है, हम बच्चों के साथ रहते हैं, दे कैन फील दी वाइब्स। वो जाते ही नहीं है जिन्हें वो पसंद नहीं करते ना एक्सप्रेशन से, वो बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। सो आपको 18 महीने तक तो अवॉइड करना चाहिए डे केयर। सॉरी, 6 month के बच्चे भी जा रहे हैं आज की डेट में डे केयर, 6 महीने के बच्चे।
तो मेरे हिसाब से 18 मंथ्स तक आपको बच्चे को डे केयर नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद अगर आप डे केयर भेज रहे हैं तो बच्चे को इतना अंडरस्टैंड, मतलब उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप बातचीत करो, शाम को आके मदर ना पूरा रूटीन पूछे कि आपने क्या खाया, आपने क्या किया, आज नैनी दीदी ने कैसे आपको क्लीन किया, आपकी टीचर ने आपके साथ कैसे बिहेव किया, हमने क्या क्या किया, लाइक स्टोरी के थ्रू। चेकिंग पॉइंट्स भी नहीं रखने। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा फीड करते हो ना, आप चेक कर रहे हो, तो बच्चा उसी एंगल से सोचने लगता है। वो Correct. आपको आप बड़े हो, आपके पास वो लेवल है सोचने का, तो आपको चेक ऐसे करना है जिसकी बच्चे को ये ना समझ आए कि मम्मा डाउट कर रही है जहां मैं पूरा दिन रहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डे केयर और स्कूल वालों को रिस्पेक्ट और ट्रस्ट देना होगा। आपका बच्चा वहां रहता है, सो आपको उससे शाम को एक रूटीन सेट करना है। खाते वक्त, सोने से पहले आपको प्रॉपर उससे कम्युनिकेट करना है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, सो दैट आप अपना रूटीन बच्चे से शेयर कीजिए और बच्चा आपको बताएगा। इन्हीं सब चीजों से ना, अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है स्कूल या डे केयर में, बच्चा एक्सप्लेन कर देगा, उसकी शक्ल बता देगी आपको। तो ये पेरेंट्स को रखना चाहिए। और डेफिनेटली अगर वर्किंग पेरेंट्स है तो इनिशियली थोड़ा घर पे रखिए, उसके बाद डे केयर चूज कीजिए जहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि जो भी हेड कर रहा है या जो भी कोऑर्डिनेटर है, जो सारी प्लानिंग करता है, उसको समझना जरूरी है कि उसकी बच्चों को लेके थॉट क्या है, कोई टारगेट है या बस बिजनेस करना है पैसे। क्योंकि आपको पता है आजकल वर्किंग पेरेंट्स सबकी नीड है डे केयर एंड स्कूल ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज ऐसा ट्राई कीजिए कि जो भी हेड है उससे समझने की कोशिश कीजिए कि ये डे केयर मतलब होम, सेकेंड होम होता है बच्चे का, और घर मतलब वो कंफर्ट और लव, वो वाइब्स क्रिएट होनी चाहिए कि आप बच्चे को हमेशा फील हो कि मैं उन लोगों के बीच में जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो जैसे आपने अभी कंफर्ट बोला, तो मुझे वही वर्ड समझ आ रहा है कि अगर हम डे केयर को ये कह रहे हैं कि वो एक सेकंड होम है, तो बच्चे का कंफर्ट वहाँ पे होना चाहिए, है ना। एक और 2-3 चीजें हैं, जैसे मैंने पढ़ा है कि मतलब फर्स्ट मतलब जो बच्चे की एज होती है 1 साल से लेकर 5 साल तक उसका काफी ब्रेन डेवलप होता है, क्योंकि वो उसकी लर्निंग एज है ना। तो वो उस टाइम पे काफी चीजों को लर्न कर रहा होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आई थिंक कि डे केयर में जो आपने कंफर्ट की बात बोली वो होना बहुत जरूरी है, बट जो उसके फाइन मसल्स डेवलपमेंट है, मोटर मसल्स डेवलपमेंट है, राइट, उनके लिए क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? ओके, सो जैसे मेरा भी क्या प्लानिंग रहता है हमेशा स्टार्टिंग से, जो मैंने किया है कि मैं एक्चुअल में राइटिंग पार्ट को, लिखने वाले पार्ट को सेकेंडरी रखती हूँ। मुश्किल होता है इंडियन पेरेंट्स को समझाना, दे वांट कि 3 साल का बच्चा राइटिंग करने लग जाए। अगर मेरी स्टाइल पे चलें तो मैं 4.5 साल तक किसी को ए या बी ना राइट कर पाऊँ। मैंने अपने बेटे को भी नहीं कराया था, 5 साल तक किसी स्कूल नहीं भेजा था, होम स्कूलिंग करवाई थी। सो उसमें जब आप फ्री लर्निंग रखते हो ना, बच्चा एक्सप्लोर करता है, फील करता है, राइट, टेक्सचर फील करता है। दिस इज फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। बच्चा भागता है। आज की डेट में हमने एक्टिविटीज बना दी है, बट मैंने वो कोई एक्टिविटी नहीं की है, शायद आपने भी नहीं की होगी। हम रन करते थे, हम इतना सब कुछ पेरेंट के साथ, भाई बहनों के साथ चीजें उठाते थे। दिस इज कॉल्ड फाइन मोटर। छोटी मसल्स को फाइन मोटर कहते हैं। ग्रॉस मोटर आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स होती हैं। तो वो रनिंग एंड चीजों को उठाना, रखना, फेंकना, दिस इज कॉल्ड फाइन मोटर्स, जो कि आज की डेट में टाइम नहीं है किसी के पास ये ज्यादा कराने के लिए। तो हम लोगों को वो एक्टिविटीज के थ्रू करवाना पड़ता है, लाइक पजल सॉल्व कर रहा है बच्चा, राइट, कुछ पिक कैन ड्रॉप करने वाली एक्टिविटी हो गई। हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी बनाते हैं कि बच्चा जंप कर रहा है, उसका जंपिंग चेक करते हैं प्रॉपर। बहुत सारी, जैसे पहले के बच्चों के ना 1.5 साल में जंपिंग आ जाता था। मैं आपको ये बता रही हूँ, आज की डेट में हमारे पास 3 साल के बच्चे भी आते हैं जिनके पास जंपिंग नहीं है। सोचो क्या है, बॉडी तो ठीक है, कुछ नहीं है, क्लिनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये किसी एक्सपोजर ही नहीं दिया किसी ने उसे जंप करने का। सो फाइन मोटर्स डेली रूटीन में होता है, ग्रॉस मोटर भी। अगर पेरेंट्स थोड़ा सा अवेयर हो जाए ना, और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कट डाउन करे, अपनी इंपॉर्टेंस को, जो भी आपके हैं प्लान्स हैं, वीकेंड प्लान्स, उसमें अगर आप बच्चों को 5-6 साल तक पूरा फोकस करेंगे ना, उसके बाद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सब हमारे एक्चुअल में इंडिया में ये सोचा जाता है 6 साल तक, आज की डेट में ना, लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने ना 6 ईयर कर दिया है। 6 ईयर है ना, तो 6 ईयर हम किंडरगार्टन, लाइक हम लोग के पास 6 साल तक बच्चा रहता है। सो 6 ईयर तक ना, अगर पेरेंट ने बच्चों पे काम कर लिया तो आगे बहुत स्मूथ जाता है। अभी क्या है, हम लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, मैं भी
मैं अपनी मदर को भी रिलेट करूं तो छोटे स्कूल क्या होते हैं लोगों के लिए, किंडरगार्टन लाइक बैठने जाएगा, ये एक मैं लाइन बता रही हूँ। बहुत लोग इस तरीके से आते हैं कि बैठने ही तो आएंगे, बैठना सीखेंगे। सॉरी बॉस, बैठना नहीं सीखते। अगर आप बहुत स्मार्ट पेरेंट हो ना, 6 साल तक काम हो जाता है। उसके बाद ना आपने जो कैसेट में रिकॉर्डर डाला है ना, वो कैसेट चल रहा होता है। और जो पेरेंट या जो स्कूल या डे केयर अच्छा कैसेट रिकॉर्डर अच्छा कैसेट में फिट किया ना, तो रिकॉर्डर बहुत अच्छा चलता है। 6 साल तक, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 6 साल तक काम हो जाना चाहिए हर एक एरियाज पे। हमारे स्कूल के बच्चे 3 साढ़े 3 साल के बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ आज की डेट में भी इंडिया में, चाहे इंटरनेशनल स्कूल लगा लो आप या कोई और भी स्कूल लगा लो, रीडिंग को आज भी अहमियत नहीं दे पा रहे हैं। और लोग समझ ही नहीं रहे रीडिंग होती क्या है। आप और मैं ये सब पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? बिकॉज मैं रीड कर सकती हूँ, मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे क्या लेना है, बिकॉज आई कैन रीड। रीडिंग इज द की ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो डे केयर में मतलब जो आप लोग करते हैं वो डे केयर में आप रीडिंग भी करवा रहे हैं बच्चों से? हमारा डे केयर प्रॉपर, इसीलिए हमारे पेरेंट्स को परेशान नहीं होना पड़ता। मेरे साथ जिन लोगों ने करियर स्टार्ट किया था, आज वो हम लोग साथ में आगे बढ़े। मदर्स, दे आर लाइक, वो पीस में रहती हैं। बहुत, मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पालना। तो डे केयर में हमने क्या प्लानिंग कर रखी है, हमारे पास बच्चे प्रॉपर खाना पीना खा के एकेडमिक भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ के साथ सारी स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट, कराटे, डांस। मेरे लिए डांस कोई लाइक वो वाली स्किल नहीं है जिसमें कि डांस करना इंजॉयमेंट नहीं। मेरे लिए डांस इज ऑल्सो फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। ब्रेन को कैसे का आपके मेरे दोनों हाथ एक साथ चल रहे हैं ना, बिकॉज दोनों ब्रेन सही एक साथ काम कर रहे हैं। बट आप एक बार 2.5 साल के बच्चे को यहाँ खड़ा करो और बोलो इमिटेट करो बेटा, नहीं कर पाता। इसलिए डांस इज ऑल्सो लाइक एक आपकी ब्रेन एक्टिविटी है। तो मेरे लिए डांस ठीक है, एंटरटेनमेंट है, बट मेरे लिए ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा है। सो डांस हो गया, कराटे हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, गिटार क्लास हो गई, अबैकस क्लास हो गई, कराटे क्लास, मैंने वो सब दिया है जो मेरे बच्चों को चाहिए। लाइक जैसे मैं अपने बेटे के लिए सोचती हूँ ना कि एक जगह सब मिल जाए, तो पेरेंट्स को परेशान ना होना पड़े कि उस क्लास जा रहे हैं, उस क्लास जा रहे हैं। तो बस ये ना ग्रेजुअली हुआ है। जैसे वो बढ़ते गए ना, 2 साल के बच्चे आज 8 साल के होने वाले हैं जो अपने हाथ से पाले हैं, तो उनको ना जैसी नीड उनकी चेंज होती गई ना, मैंने टीचर्स हायर करने स्टार्ट किए। तो हर किसी को ना ये बिजनेस, मैं बहुत लोग मुझे आके कहते हैं कितना अच्छा बिजनेस है ना, ये बिजनेस हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से स्कूल डे केयर बिजनेस नहीं है। मुझे पेरेंट्स महीने के कितने भी पैसे दे दें, आप वो प्यार से नहीं कंपेयर कर सकते। तो ये ना एक ऐसी जॉब है कि आपको बस देना है, इट्स जस्ट लाइक इमोशंस। यस, ये देने वाली जॉब है। आपको बस प्यार देना और उनके बारे में बस अच्छा सोचना है। जैसे हर जगह तो देखिए आपके जैसा डे केयर नहीं होता है ना, बिकॉज अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में आसपास नियर बाय काफी टाइप के डे केयर है ना। तो डे केयर में मेरा वही क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक, एक तो यही कि हमें देखना है कि उसका कंफर्ट जोन क्या है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो क्या क्या है। उसके साथ ही मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या डे केयर अफोर्डेबल है? क्योंकि देखो डे केयर भी, हम कहीं ना कहीं डे केयर में भी काफी एक्सपेंसिव है, वहां भी पैसा लगाते हैं। देन हम जो एजुकेशन है ना बच्चे की, वो डे बाय डे इतनी कॉस्टली होती जा रही है, क्योंकि आप ये सोचिए कि हम उसके 1.5 साल से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मेट्रो सिटीज में तो यही है ना, कि जब बच्चा 1.5 साल का है तो पहले उसके लिए अच्छा डे केयर देखेंगे, फिर प्ले स्कूल देखेंगे, फिर उसके बाद में जाके वो कहीं मतलब मेन स्कूलिंग में जाएगा। तो डे केयर का जो अफोर्डेबिलिटी है वो कैसे चेक करें? लाइक मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है और आसपास मैं अगर बोलूं जो रेट चल रहे, लाइक आई एम फ्रॉम गुरुग्राम, सो डे केयर बहुत एक्सपेंसिव है एक्चुअली। तो मैं, बट व्हाट्स द रीजन? मतलब क्या दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज, या फिर क्या चीज है? लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ना पर्सनल चीजें, जैसे मैं रन कर रही हूँ, तो मेरा क्या है, हम बहुत सारी चीजें एक साथ दे रहे हैं, बट हम बजट में देते हैं कि पेरेंट्स को बेनिफिट लगे, ना ही लाइक लूटना नहीं है किसी को सब। क्योंकि ये आज ये वो वाली बात है, लाइक अगर आप टमाटर आलू महंगा कर देते हो ना, लोग पागल हो जाते हैं। डे केयर भी आज की डेट में ऐसी नीड है। आप वो समझना होगा जिनको भी जो डे केयर चला रहे हैं, आप इतना नहीं हाई चार्ज। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, इतनी सैलरी नहीं होती पेरेंट्स की कई की।
बट क्या करें, डे केयर तो जाना है, कैसे संभालेंगे बच्चा, कैसे रखेंगे ना, मेड के भरोसे अब नहीं हर वक्त बच्चा। तो ये डे केयर को समझना होगा, बिकॉज मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ। ये डे केयर को समझना होगा कि बहुत एक्सप्लोर करो, टीचर्स, नैनीज, जो बेस्ट हो ना बच्चे के लिए और बजट में आ जाए, क्योंकि कॉस्टिंग होती है, आप कॉस्टिंग लगाते हो, देन आप अपना प्लान बनाते हो कि आपको कस्टमर से या किससे क्या लेना है, कि आप बीच में कहीं सर्वाइवल मिल जाए आपको, राइट। सो डे केयर को ये समझना होगा, जो भी लीड कर रहा है बहुत स्मार्टली, कि ये बेसिक नीड है, आज की डेट में आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। और देखिए, एक्चुअली में ऐसे भी डे केयर हैं जिनके पेरेंट्स मंथली 30 से 35 हजार रुपए दे रहे हैं डे केयर को, DLF साइड। Yes. अच्छा, they are so charging you are talking about the Gurugram. हाँ, DLF साइड 30,000। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास ना वहां के भी बच्चे आते हैं, मतलब उन बच्चों से कोई बात नहीं करता। डे केयर क्या है, आप बच्चे को बड़ा कैसे कर रहे हो, बच्चे को बड़ा करना ना, पालना है ना डे केयर। अगर मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, इट्स लाइक पालने के लिए प्यार, मोहब्बत और खाना और सेफ्टी चाहिए, है ना, वो चाहिए। उसके लिए आप इतना पैसा कैसे चार्ज कर सकते हो यार, सॉरी, नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हो। तो ये समझना होगा। और ये चीजें क्या है, ये बहुत पर्सनल है। किसी ने खोली है एक दुकान जिसमें कि चॉकलेट मिल रही है आपकी, अगर कोई ब्रांड नहीं है, अपना अलग अलग डिसाइड करके, तो कोई 20 की बेचता है, कोई 5 की बेचता है। तो ये समझना होगा, डे केयर जो रन कर रहे हैं पेरेंट्स क्या करे इसमें, बेचारा वो क्या करे, वो तो फंस गया। बट इसमें ना ऐसा है हेमा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पेरेंट है ना, वो शायद अपने बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनका कंसर्न है। उनको लगता है कि जितना हाई स्किल पे हम जाएंगे, शायद वहाँ के टीचर्स उतने वेल एजुकेट होंगे, या फिर मतलब उनके बच्चों को इतनी सेफ्टी या हाइजीन का, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हाँ। मैं आपको बोलूंगी, मैं अपना देखो, ये तो बिल्कुल सबके अलग। मैं बहुत सारे, हमारे पास हर फैमिली से बच्चे आते हैं, बच्चों की पहनावे के तरीके से, बच्चों के बैग्स के तरीके से, उनके टिफिन बॉक्स एंड बॉटल के तरीके से हम बता सकते हैं किस घर में कितनी हाइजीन मेंटेन हो रही है, राइट। हमें सब पता होता है। मैं आपको ना अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये मेरे 5 बच्चों के साथ हुआ है अभी 2 साल के अंदर। कंपनी से, जो MNCs में सब ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं पेरेंट्स, जो कंपनी के साथ डे केयर के टाइप होते हैं, वो ब्रांड्स होते हैं, राइट। तो मैं आपको उनकी हालत बता रही हूँ। जो आपने बोला कि सब कुछ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, टीचर्स अच्छे हैं, और हाइजीन दिख रहा है, कैमरेज दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। पर 5 बच्चों का एक्सपीरियंस है, जब वो मेरे पास एडमिशन के लिए आए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स हमारे एरिया में शिफ्ट कर गए थे, इसलिए वो मेरे पास आए। 5 में से 4 बच्चों को ऑटिज्म था, और ना मदर को पता था, ना फादर को पता था, ना डे केयर वालों को पता था। कभी किसी ने ये हाईलाइट ही नहीं किया। तो अगेन मैं आपको बोलूंगी, दिस इज कॉल्ड, हम इतना मॉडर्न की तरफ भाग रहे हैं ना, कि मॉडर्न पेरेंटिंग। सॉरी बॉस, मॉडर्न पेरेंटिंग वहां रखो जहां पे आपकी एजुकेशन की बात आ रही है। पर जहाँ पालने का, रखने का स्टाइल है ना, पहले ये तो समझो, जो बच्चे, मैं अगेन डे केयर में ना, बच्चे को प्यार, मोहब्बत और बोलना, आप उन बच्चों को ऑटिज्म क्यों हुआ, किसी को बाय बर्थ ऑटिज्म नहीं था, क्योंकि अब वो नॉर्मल हो चुके हैं हमारे पास आके। उनको ऑटिज्म इसलिए हुआ बिकॉज एक तो स्क्रीन टाइम बहुत था, पेरेंट जब घर लेकर आ रहे हैं, डे केयर में उनसे कोई बात नहीं करता था। एक्सपेंसिव टॉयज रखे हैं जिनके साथ वो एक कॉर्नर पकड़ते हैं, बच्चा कॉर्नर पकड़ता है और वो अकेले प्ले करते हैं 2-2 घंटे, और मदर भी देख रही है कैमरे से, कैमरा एक्सेस भी मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया। हम सोचते थे हमारा बच्चा खुश है। अब ये बताओ ना, आप कोविड में आपने 2 महीना 1 महीना लोगों से बात नहीं की, कैसा फील करा था? आप एक बच्चे को अकेला छोड़ रहे हो उस एज में, जब उसका ब्रेन ग्रो कर रहा है, उसने कोई वर्ड्स नहीं सुने। हम जितना बोलते हैं, हम अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं वो वर्ड, राइट। आप उसको उस टाइम पे अकेला छोड़ रहे हो जब उसको ग्रो करना है, उसके ब्रेन को। हमको बाहर का, हमारे बच्चे के गाल कितने फूल गए, कितना लंबा है, कितना वेट, हमें वो दिखता है, बट यहाँ क्या हो रहा है कोई ध्यान नहीं देता। सो डे केयर में मेरे लिए, देखिए ये बहुत पर्सनल है, मैं सबको लेके नहीं बात कर रही, बट मुझे लगता है अगर मेरी तरह अगर वो सोचे ना, तो मैं अभी रियांश को देख रही हूँ, वो टचवुड प्रॉपर, मुझे लगता है हाँ कहीं ना कहीं कुछ कमियां हर बच्चे में होती है, दैट इज ओके, वो टाइमली सब चीज ठीक होती है। तो पहले ये देखना है कि आपके बच्चे को मेंटली सपोर्ट कितना मिल रहा है। मेंटली सपोर्ट बच्चे का क्या होता है, उससे कोई बात कर रहा है क्या, उसके साथ बहुत कोई एंजॉय कर रहा है, प्ले कर रहा है,
थ्रोइंग बॉल थ्रो हो गया, अगर पजल लेकर अकेला बैठा है तो फिर क्या, फिर तो मेड को रख लो घर पे, सस्ती पड़ जाएंगी। डे केयर चूज कर रहे हो ना, तो आपको डे केयर एक स्मार्ट टीम होनी चाहिए डे केयर के लिए, और अगर स्मार्ट टीम नहीं है तो लीडर स्मार्ट होना चाहिए ताकि उनको अच्छे से वर्क करवाए। तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है डे केयर्स का। मैं कह रही हूँ इंडिया इट्स नॉट रेडी फॉर वर्किंग मदर आज भी, इसीलिए हर 3 या 4 बच्चे के बाद ऑटिज्म चाइल्ड। हम बहुत सारे स्कूल्स को तो यही नहीं पता कि किस पैरामीटर में हम देखते हैं कि बच्चे को ADHD है या ऑटिज्म है। एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जो इंडिया में 9-10 तक तो पता ही नहीं चलता, 9-10 तक भी, जिसे बोलते हैं लर्निंग डिफिकल्टी। इंडिया में लर्निंग डिसेबिलिटी बोला जाता है, बट अगर आप बाहर जाएंगे तो उसको लर्निंग डिफिकल्टी बोलते हैं। तारे जमी पे आपने देखी है, राइट? उसमें ज्यादा फोकस इस बात पे किया गया था, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या फिर ADHD नहीं दिखाया था, उसमें ये प्रॉब्लम दिखाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A लिखा है, BCD। नॉर्मली बच्चों का ब्रेन इतना स्मार्ट होता है, मैंने आज ये बोला ना दिस इज A एंड दिस इज B, कल भी पूछूंगी दे विल आंसर मी AB। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या हो रहा है, आपको और मुझे जो ABCD दिख रहा है ना, उन्हें शायद ये अभी A दिखे तो ये अभी C दिखने लगेगा 15 मिनट बाद, और कल हो सकता है ये FB दिखने लगे, और डेली उनको कुछ कुछ लाइक नंबर और लेटर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये जो चीज है ना अभी तक, लाइक ऑटिज्म, ADHD के फिर भी थोड़े बहुत रीजन होते हैं, ऑटिज्म के भी। जो ये लर्निंग, अगर आप डिफिकल्टी की बात करें, इस पे इतना ज्यादा कुछ जितने भी लाइक कर रहे हैं स्टडीज, इस पे रीजंस नहीं आए, बिकॉज उनका बच्चों का मैं आपको बताती हूँ क्या है। आप यहाँ पे 20-20 लोग खड़े कर दीजिए, सबके नाम याद रहेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी होती है उनकी, ये पूनम है, ये हेमा है, ये दीपक है, ये रियांश है, वो सबको लर्न कर लेंगे। बट ABCD गायब, सिर्फ नंबर और लेटर उनके यहाँ घूमते हैं, अलग अलग दिखने लगते हैं। तो ये है कि वो उनको क्या होता है कि प्रैक्टिकल लर्न, आप राइम्स याद करवा लो, 100 राइम्स याद कर लेंगे, वो फ्लो में कुछ भी गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और इतनी सारी स्किल्स होती हैं। बट एक ये वाली प्रॉब्लम है जो इंडिया में एक्चुअली में 9-10 तक पता चलती है, टीचर समझ ही नहीं पाते ना पेरेंट। हाँ, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें हम, मतलब पता कैसे चलता है वो? मेरे उनकी पास राइटिंग नहीं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनका पता ऐसे चलता है। हम एटलीस्ट 20 डेज लेती हूँ मैं, इतनी जल्दी हम नहीं जज पास, मतलब हम जजमेंटल नहीं हो सकते बच्चे के साथ। कई बार कोई फेज बुरा चल रहा है बच्चे के साथ, नहीं पता ना घर पे क्या ट्रॉमा है, वी डोंट नो कि पेरेंट एक कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स सामने बच्चों की बहुत लड़ते हैं, बच्चे हमें आके बताते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारा भी ट्रॉमा चलता है, उस वक्त भी बच्चे का मेमोरी थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इसलिए हम 20-25 डेज देते हैं बच्चे को, जब फर्स्ट क्लास में मुझे समझ आ जाता है। क्योंकि मैं आपको फिर बोलूंगी, बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं 6 साल तक, उनको आप जो कराना चाहो ना वो करवा सकते हो, जो भी। सो उन बच्चों के साथ क्या होता है, हम चेक करते हैं। मेरे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है, फर्स्ट आई चेक द ब्रेन, बाद में ये सब होता रहेगा क्या आता है क्या नहीं आता। पहले मैं ब्रेन चेक करती हूँ कि मैं कितना आउटपुट देना है इस बच्चे को, इस बच्चे को क्या इन बच्चों से ज्यादा नीड है, तो उसके लिए मैं स्पेशल टीचर्स भी लगा देती हूँ कि इसको एक्स्ट्रा टाइम देना है, राइट? क्योंकि इसको ज्यादा जरूरत है। जो अच्छा स्कोर कर रहा है ठीक है, वो तो कर ही लेगा, बट जो नहीं कर पा रहा उसको ज्यादा नीड होती है। तो हम चेक करते हैं सब बच्चों का ब्रेन एडमिशन के टाइम कि कैसे वर्क कर रहा है। जो बच्चा 1 हफ्ता 10 दिन सेम A को A नहीं बोल पाता ना एक बारी में, या B को B या 1 को 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, कितनी प्रैक्टिस करानी, तो समझ आ जाता है। फिर पेरेंट्स को बुला के समझाया जाता है। बट यस, अगेन फिर से वो प्रॉब्लम, आप कितना भी अच्छा सोच लो, पेरेंट्स नहीं मानते। कई जगह 80% पेरेंट्स नहीं मानते। बट मैंने ये कहीं पढ़ा क्या देखा भी है, इनफैक्ट जो आप लर्निंग डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है ना कि बच्चा जो स्पेलिंग्स है ना, उसको एक मोमेंट पे आप देखोगे ऊपर के पैराग्राफ में वो थोड़ा सिमिलर लिखा हुआ है, लेकिन नीचे के पैराग्राफ में वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। करेक्ट, है ना? तो वो फिर पता चलता है कि हाँ, लेवल बड़ा हो गया है। हम 2.5-3 साल में पकड़ लेते हैं। हाँ, ये मतलब बट अगली छोटे बच्चों के साथ भी सेम ही है ना, वो A को अभी ठीक से लिखेंगे देन आगे जाके उनका A बिल्कुल ऊपर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मली हमारे यहाँ पे कैसे बोला जाता है, ऐसे बच्चों को कैसे डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, पेरेंट कर रहे हैं।
कि समझ ही नहीं आता, कितना टाइम दे लो, कितना समझा, दे डोंट अंडरस्टैंड। कोई जानबूझ के थोड़ा ना अपने आप को, आजकल के बच्चों को ना अप्रिशिएशन बहुत पसंद है, दे वांट कि हमारे टीचर, हमारे फ्रेंड्स, तो अगर उनको आप डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हो ना, वो नहीं लेना चाहते, तो सोचो उन्होंने जान के नहीं किया है, पक्का कोई प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं समझना चाहता, क्योंकि प्रॉब्लम समझना, सॉल्व करने में मेहनत लगती है, और मेहनत सबको शॉर्टकट करना है। तो ये एक रीजन है कि मुझे लगता है हम इंडियंस में ना बहुत कैलिबर होता है, बहुत। मैं बाहर की स्टडीज पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, बट मैं यहाँ के बच्चों को, मैं तो पाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, सब कर रही हूँ, क्या वंडरफुल किड्स, मतलब इतने स्मार्ट बच्चे हैं ना, इतने स्मार्ट बच्चे हैं, बस उनको ना 1-to-1 अटेंशन की नीड है, दे नीड प्रॉपर गाइडेंस, लव, और पेरेंट्स की अटेंशन, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी टीचर, सब कमाल करेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप देखें हर स्कूल में ना, अगर आप एक क्लास में जाएं, मैं आपको मैक्सिमम बोल रही हूँ 50 भी होते हैं, मिनिमम 25 होंगे ही होंगे, बट ये दोनों क्लास की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं आप? यस, अच्छा। एक क्लास में 25 बच्चे तो मिनिमम है ही, मैक्सिमम 50-60 भी जा रहे हैं। तो आप सोचो, आप बीइंग अ मदर मेरे पास आते हो, हमसे तो एक ही नहीं समझ रहा, तो आप कैसे सोच सकते हो, कोई टीचर कोई जादूगरनी नहीं होती, तो आप कैसे सोच सकते हो एक टीचर 25 बच्चे कैसे हैंडल कर रही है। मैं मिनिमम वाले पे जाती हूँ, 25 बच्चे, तो यहाँ पे गलत कौन है? आप प्ले स्कूल की बात कर रहे हैं? मैं हर जगह की बात कर रही हूँ, नहीं मतलब फर्स्ट प्राइमरी स्कूल की बात कर रही मैं किंडरगार्टन की भी बात कर रही हूँ, मैं ये आगे टिल 3rd ग्रेड, 3rd क्लास तक ना, हर क्लासरूम में सिर्फ 15, मैक्सिमम 15, मिनिमम 12 बच्चे होने चाहिए, एक टीचर और साथ में एक नैनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपने क्लास में बच्चे देखे, आप स्कूल, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा बच्चे हैं तो समझ जाओ स्कूल बिजनेस कर रहा है, बच्चों के लिए फोकस नहीं है, राइट? बिकॉज अगर मैं एक क्लास में 25 बच्चे भरती हूँ, एक बच्चे का मान लीजिए 10,000 फीस, तो आप अगर उसे टोटल करेंगे तो एक टीचर को अगर मैं 25-30 हजार भी दे रही हूँ, मैं उससे कितना अर्न कर रही हूँ, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग भी मैंने लगा दी। वहीं एक स्कूल 12 या 15 बच्चे ले रहा है, तो इसका मतलब स्कूल इज फोकस अबाउट चाइल्ड, वो बच्चे पे फोकस कर रहा है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए। सेम अगर पेरेंट्स के साथ से भी अप्रोच आएगी ना, तो ये चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े बहुत स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैं तो ये मेंटेन करती हूँ और स्टार्टिंग से करती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने बेटे को इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ कि मैंने जॉब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और घर से आई हैव स्टार्टेड विद 2 किड्स, मैंने अपने फ्लैट से स्टार्ट किया था डे केयर, बट हाँ आप किंडरगार्टन प्लस डे केयर है हमारा, तो मेरे को लगता था हर बच्चे का हक बनता है, वो थोड़ी ना बोल के आया था कि मम्मी आप जॉब करो, पापा आप जॉब करो, उसने थोड़ी ना आपको बोला, बच्चे तो बोलते हैं, मैं बता रही हूँ, बच्चे बोलते हैं मम्मा जॉब पे मत जाओ, बच्चे आज भी बोलते हैं, 8-8 साल के बच्चे बोलते हैं कि हमें मम्मा के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चा नहीं कह रहा आपको, ये आपको पता है कि इस चीज के फायदे क्या होते हैं फैमिली को या बच्चे को, तो आपको डिसाइड करना है और आपको मेक श्योर करना है कि आप बच्चे को टाइम दो, और आप बच्चे के लिए जितना हो सके, जितना हो सके, पहले तो सर्वे करना है, स्कूल ऐसे नहीं सिलेक्ट किए जाते। मैं सच में, मेरे लिए कन्वीनियंस से पहले नॉलेज आती है। मैं कभी भी, मैं फीस, मुझसे अगर कोई कॉल आता है ना क्वेरी का कि मैम फीस क्या है, मैं बोलती हूँ आपको नहीं लगता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आप कि हाँ बच्चे कितने हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, और किस तरह से क्या टेक्निक यूज होती है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है बीइंग अ मदर। और मैं इवन एज अ टीचर ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि पेरेंट्स पहले फीस से पहले ना ये क्वेश्चन करें, बिकॉज आज आप खर्चा करके अपनी चीजें कट डाउन कर सकते हो अगर आपको सच में, बिकॉज यूर ऑलरेडी यूर वर्किंग मदर, फिर आपको स्कूल भी सस्ता ढूंढना है, राइट, कि कम पैसों में काम, तो फिर तो बच्चा, आप हर जगह बच्चे को कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, राइट। तो मेरे को लगता है फादर एंड मदर दोनों को ना स्कूल चूज करने से पहले पहला क्वेरी होना चाहिए कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है। इट्स लाइक 12-15, कोई बोलेगा 25 से, और हो सकता है झूठ भी बोले, पॉसिबिलिटी है, तो यू हैव टू मेक श्योर, चेक करते रहना है। फर्स्ट ये होना चाहिए। सेकंड, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है पढ़ाई कराते हुए, क्या, बिकॉज आजकल के बच्चे बदल चुके हैं, जिस तरह से मैं पढ़ी हूँ, आप पढ़े या हमारी जनरेशन के बच्चे पढ़े,
आजकल ऐसी बातें नहीं समझ आती बच्चों को, उनको बहुत अलग टेक्निक यूज करनी पड़ती है उनको। थर्ड कि एज अ लाइक स्कूल अपने टीचर्स पे उनको अपग्रेड करने के लिए कितना ट्रेनिंग करता है, उनको कितना अपग्रेड कर रहा है। टीचर्स का अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, बच्चे क्योंकि हर साल नई तरीके के आ रहे हैं। सो लास्ट जो मैं बोलूं कि उसके बाद मेरे हिसाब से डिस्टेंस और पैसा आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप सच में पीस चाहते हो ना लाइफ में, हर जगह आप बच्चे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकते, सॉरी नहीं करा सकते। सो ये पहले पॉइंट्स होते हैं कोई स्कूल चूज करने के लिए। उसके बाद आप फीस और डिस्टेंस, या डिस्टेंस हो जाता है, आप भी तो जाते हो, आपको 2 लाख ज्यादा मिल जाए, आप चले जाओगे भागकर, 1-1.5 घंटे का ड्राइव कर लोगे। आई नो बच्चे के लिए हम सोचते हैं ज्यादा ड्राइव ना हो, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो आपको थोड़े ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि थॉटफुल हो, ऐसा कुछ माइंडफुल हो। ऐसे कहीं भी एडमिशन नहीं कराना चाहिए बच्चों को। अभी जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो एडमिशन प्रोसेस है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो उसके बारे में क्या कहना है? बिकॉज फीस भी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जो प्रोसेस है ना, वो भी बहुत पेनफुल प्रोसेस हो गया है। तो इसके बारे में क्या मानना है आपका? अगर हमारा सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल ऑनवर्ड्स, अगर स्कूल की हम बात करें तो अप्रैल में हमें स्कूल बच्चे का स्टार्ट करना है, बट आप नेक्स्ट ईयर वापस आ जाइए लाइक अक्टूबर नवंबर से फॉर्म फिलिंग, बिकॉज बहुत पेरेंट्स को ही पता ही नहीं होता आजकल, नहीं होता इतना टाइम कि आप ऑनलाइन ये चेक करो, ये चेक करो। ऑनलाइन फॉर्म भी आते हैं, ऑलमोस्ट ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं। तो लास्ट डेट होती है उनकी, फिलिंग करना है, फॉर्म फिल करना है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, हर स्कूल का फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते, ये भी है। तो इतना सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ना, पहले जो था कि इस स्कूल में जाना है, वॉक इन गए, एडमिशन कराया, जो भी थोड़ा बहुत था ट्रांजेक्शन किया, एडमिशन हो गया। तो पेरेंट्स को पता था कि भैया आज कल मेरी छुट्टी है, मैं स्कूल का एडमिशन कराऊं। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लो, पहले पूरा फॉर्म फिल करो। तो ये बहुत टफ हो गया है पेरेंट्स के लिए कि पहले तो 8-9 महीने पहले ये पता करना है कि फॉर्म फिल किस स्कूल्स के करने हैं। अगर मैं नेक्स्ट पे आऊँ, एडमिशन हो भी गया, लाइक होने वाला, लाइक प्रोसेस में मनी ऑल्सो इंक्लूड, कि पैसे का एक पार्ट आता है। जब स्कूल डिसाइड करता है यस हम आपका बच्चा ले सकते हैं, देन स्कूल अपना जब फी स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है, तो तब पेरेंट्स को लाइक एक शॉक लगता है कि फी स्ट्रक्चर में ना एक मंथली फी और एक एडमिशन फी बहुत बड़ा शॉक देती है। मंथली फी डेफिनेटली जिंदगी भर का, जितने साल आपको इस स्कूल में रखना है तो आपको मेंटेन ही करना है। साथ के साथ एक एडमिशन फी फीचर है जो कि 1-1.5 लाख, कोई लोग 2 लाख भी ले रहे हैं। आप सोचिए, इफ माय हस्बैंड एंड मी वर्किंग, हम नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है जिस स्कूल को मैंने पसंद किया या मेरे हस्बैंड ने पसंद किया, वो स्कूल दूसरे शहर में नहीं है। तो जो मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं, हमने जो 2 लाख फी, एडमिशन फी एज इन, जिसका कोई रिफंडेबल नहीं है, जो दी है, वो मेरे को अगर 3 महीने बाद एक अच्छा जॉब मिलता है या हस्बैंड को, हम तो मूव करेंगे, घर उसी से चल रहा है। तो वो 2 लाख का क्या वैल्यू है? मेरे बच्चे पे कहाँ लगाया वो? नथिंग, वो तो ड्रेन हो गया ना, राइट। तो एक तो एडमिशन फी एक्चुअल में लाइक 30-35 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कितना भी बड़ा स्कूल हो। दूसरा ये हुई एडमिशन फी, और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, किताबें ले लो, ड्रेसेस ले लो, यूनिफॉर्म। मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज लाइक हम भी बनवाते हैं, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म ना मैम 500-600 रुपए से ज्यादा की नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की बता रही हूँ मैं, 600-700 से ज्यादा की नहीं होती। बट स्कूल दे आर लाइक चार्जिंग 1200-1500 एक ड्रेस पे। तो वो सोचो जितने स्टूडेंट हैं तो कितना मार्कअप रखते होंगे, राइट। ये तो मैं आपको कह रही हूँ, स्कूल बोल रहा है यूनिफॉर्म लो, बुक्स लो, सारे सब कुछ हमें पे करो, लेकिन पढ़ाई करने ट्यूशन सेंटर जाओ। करेक्ट। दिस इज वेरी लाइक, हमने क्या है, स्कूल मेरे लिए मंदिर है, राइट। वो एक मंदिर है, वहां आप इंजीनियर्स बना रहे हो, आप टीचर्स बना रहे हो, आप डॉक्टर्स बना रहे हो, आप वकील बना रहे हो, आप एक सैलरीड इंसान बना रहे हो। आप एक्चुअल में, दुनिया तो पैसे से ही चल रही है ना, आपने उस जगह को एक बिजनेस सेंटर बना दिया है।
करेक्ट। राइट कि और पेरेंट सबको पता है, दे आर लाइक वेरी स्मार्ट, जो भी स्कूल चला रहे हैं उनको ये पता है कि इंसान ना, एक गरीब इंसान भी हर जगह कॉम्प्रोमाइज करता है पर पढ़ाई में नहीं करता। तो मर के इंसान हमें ये पे, अगर स्कूल पसंद आ गया पेरेंट्स को तो वो पे करते हैं। तो एक तो एडमिशन फी का कुछ भी नहीं रिटर्न्स होता, अगर आपने 2 महीने बाद भी स्कूल चेंज किया ना आपको कुछ नहीं मिलता। स्कूल फीस इतनी ज्यादा है, दिखाएंगे हम स्केट कराते हैं, हम लोग योगा, कराटे, बास्केटबॉल, स्विमिंग आधे टाइम तो आपको पता है कैसा वेदर रहता है, कभी स्विमिंग पूल खुलते ही नहीं है, 1 महीने से ज्यादा नहीं। उसमें भी अगर एक्चुअल में ना एक्स्ट्रा करिकुलम के रिजल्ट चाहिए ना तो वीक में 2 या 3 क्लास होनी चाहिए, अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलम की बात करूं। स्कूल की अगर आप टाइम टेबल को नोटिस करेंगे ना, वो 1 होती है, मैक्सिमम 2 होंगी। उसमें आप ये देखो कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 1 घंटे का पीरियड या 40 मिनट्स का पीरियड है, तो आपके बच्चे को कितने मिनट मिल रहे हैं? आपको लगता है 1 हफ्ते में 10 मिनट मिलने से आपका बच्चा स्केटिंग सीख सकता है? तो लास्ट में क्या होता है, पेरेंट्स को क्या लगता है कि जब बच्चा घर आया, 1 साल हो गया स्केटिंग स्कूल से चल रही है, बास्केटबॉल चल रहा है, चैंप तो बना नहीं, राइट, कुछ हुआ नहीं, तो ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऐसे काम चल रहा है, दिखाते हैं कि ये सब हो रहा है, बट एक्चुअल में किसी को सुपरस्टार नहीं बना के निकाल रहे हैं। सो अगर पेरेंट बोले ना 2 साल भी देते हैं तब भी वो हाँ नहीं बोल पाएंगे कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। तो क्या होता है, लास्टली पेरेंट को तो लगता है कि आजकल इतना कंपटीशन है, हम 22 साल 23 साल की बात के बारे में सोच रहे हैं, इन फ्यूचर मेरा बच्चा किन लोगों के साथ खड़ा है, जहां पे कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमें अभी इंडिया यहीं सर्वाइव कर रहा है कि बच्चे को प्रॉपर स्केटिंग सिखा रहे हैं, कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है अर्ली एज एजुकेशन में, AI का जमाना आ गया है। और हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम अभी भी वही फाइट कर रहे हैं छोटी मोटी बातों पे, जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, बट ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इफ यू आर चार्जिंग सो मच, उसके बाद बच्चा घर आता है, बच्चे को पीस चाहिए, बच्चा रिलैक्स भी करेगा, बट क्यों, कैसे करेगा? स्कूल वालों ने तो अपना काम नहीं किया ना। स्कूल वालों ने तो उसको एकेडमिक के लिए बस छोड़ दिया कि टॉपिक्स क्लियर नहीं होते बच्चों को, बच्चा क्या करेगा एग्जाम में? तो लास्टली पेरेंट्स को ट्यूशंस, एक्स्ट्रा क्लास भेजना पड़ता है, उसका पैसा, उसका एक्स्ट्रा खर्चा, फिर एक्स्ट्रा करिकुलम, क्योंकि फाइट इतनी है, कंपटीशन इतना है, बच्चा स्कूल से परफॉर्मर नहीं बन रहा, फिर आपको एक्स्ट्रा करिकुलम में डालना पड़ता है। तो बच्चे के पास पहली चीज, जो घर का पैसा नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, करेक्ट, राइट। लेकिन लास्ट में मेरे बच्चे का पीस कहाँ है? मैंने चल इतना पैसा दे भी दिया, बट मेरे बच्चे को पीस मिला? आप देख रहे हैं ना आजकल हार्ट अटैक की न्यूज़ आ रही है कितनी। पेरेंट्स से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बच्चा वर्किंग है, है ना, वो मॉर्निंग में स्कूल जा रहा है, फिर ट्यूशंस भी जा रहा है, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी जा रहा है, तो वो घर पे एंटर ही 7-8 बजे कर रहा है, अगर ऐसा देखा जाए। और मैं अगेन बोलूंगी इसमें, प्लीज इसके बाद, ये सुनने के बाद कोई पेरेंट्स क्लास टीचर पे मत चिल्लाना। क्लास टीचर की कोई गलती नहीं है, ये स्कूल मैनेजमेंट की गलती है। आप एक टीचर को 25, 30, 40 बच्चे दोगे, वो कैसे पढ़ाएगी? करेक्ट, कैसे पढ़ाएगी? जब तक स्कूल की स्ट्रेंथ, क्लास की स्ट्रेंथ कम नहीं होगी, रिजल्ट्स आने ही नहीं वाले। नेक्स्ट, अगर मैं एक पॉइंट पे आऊं कि ये सब तो है ही, ये सब तो है, ये तो चल ही रहा है एजुकेशन को लेके। अब आप सोचिए, अगर 40 बच्चे एक साथ हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम, जो कि हम न्यूज आजकल देखते हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा 16 साल के बच्चे ने 14th फ्लोर से सुसाइड किया है। रीजन, 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं। मेरे को आगे के 6 समझ आते हैं, पीछे के 6 किसको बुली कर रहे हैं, किसको परेशान कर रहे हैं, वॉशरूम में क्या चल रहा है, ये नहीं पता कर सकते हम। वही उस चीज को आप छोटा कर दीजिए। जैसे मेरा व्यू छोटा होता है, मुझे ज्यादा चीजें समझ आती है, मेरा व्यू बड़ा होगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। सेम विद ह्यूमन बीइंग, आपके पास कम लोग हैं, आप उनको अच्छे से डील करोगे, आपके पास बहुत लोग हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैनेजमेंट की गलती है, दे आर अर्निंग। उन्होंने ये सब स्कूल जितने भी अभी चल रहे हैं जो बड़े, इट्स बेटर कि आप छोटा स्कूल चूज करो। जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे, पहले भी समझाए थे या बोले थे कि हमें जो मेन पॉइंट्स देखने होते हैं स्कूल के, स्कूल की ज्यादा फी पढ़ाई के लिए नहीं मांगी जा रही। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाली हूँ। इस कमरे में भी ना हम इंजीनियर तैयार कर सकते हैं, राइट। उसके लिए मुझे वो बड़ा स्टेडियम, ऑडिटोरियम, बास्केटबॉल ग्राउंड, ये सब इतना बड़ा नहीं चाहिए। पॉइंट, वो जो आपसे पैसे लिए जाते हैं ना, वो बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो आपका बच्चा तो उनके लिए प्रोडक्ट बन गया है,
करेक्ट। आपका बच्चा स्कूल वालों के लिए प्रोडक्ट है, जिससे कि वो अपनी बिल्डिंग को कम से कम 50 साल मेंटेन करेंगे आराम से। करेक्ट। आप सोचिए, हम जो लाखों लाखों दे रहे हैं, वो उसका रिटर्न कितना आता होगा, उसका इंटरेस्ट कितना आता होगा उनको। तो बहुत सारे उनके पास इतना सही मैनेजमेंट बैठा होता है पैसों को लेके, जो कहाँ कहाँ लगाने हैं, कि इन फ्यूचर 2 साल एडमिशन भी कम आते हैं ना, वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना लूट चुके हैं फैमिलीज को, पेरेंट को। तो बच्चा प्रोडक्ट है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगी, और गवर्नमेंट को भी, पहले गवर्नमेंट को बोलूंगी कि हमें एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी उनको निकालनी होगी, कि जहाँ पे एक तो ये एडमिशन फी, मंथली फी, बहुत सारी चीजों पे ना क्रॉस चेक होना चाहिए। राइट। हमारे जो भी एजुकेशन, मतलब स्कूल जो है, जिसको हम विद्या का मंदिर बोलते हैं, वो स्कूल सिर्फ एजुकेशन के लिए जाना जाए, बिजनेस के लिए ना जाना जाए। राइट। और है ना, ये जो चल रहा है ना, बहुत पेरेंट्स परेशान है। और पता है कौन सा पेरेंट्स परेशान होता है? जिनके घर में है मंथली बहुत आ रहा है, वो तो एक्चुअली उनके पास टाइम भी नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं ना, उनको ये भी नहीं पता ये चल भी रहा है मार्केट में। करेक्ट। वो तो पे करते हैं, जो आई इनवॉइस पेमेंट की। स्ट्रगल पता है कौन करता है? जो सच में बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। लाइक हमें ये बनाना है अपने बच्चे को, अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा दे रहा है स्कूल को, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह कर रहे हैं। बिकॉज एजुकेशन तो मिल नहीं रही है, पैसा भी जा रहा है, बच्चा घर पे आके भी एक्स्ट्रा क्लास। आप सोचो, एक सिंगल हैंड हो घर पर, वो आदमी, लाइक जो कि हेड ऑफ दी हाउस है, वो कितना सरवाइव कर रहा है। मतलब आप एक इंसान को खींच रहे हो, यहाँ से स्कूल वाला, यहाँ से हमारा इनकम टैक्स, हर कोई खींच रहा है। इसीलिए तो कहते हैं पीस नहीं है यहाँ पे, बैलेंस नहीं है। क्यों? बहुत सारे, अब घर पे क्या होता है, यही सारी चीजें देखकर ना हम लाइक एक मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट। कि एक कपल समझ ही नहीं पाता, क्योंकि स्कूल में तो समझाया नहीं था ना इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बताया नहीं था प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या आने वाला है। स्कूल में तो ये सारे सब्जेक्ट ही नहीं थे ना। उस वक्त पेरेंट्स ने इतना समझाया कि बेटा कैसे पैसे बचाने हैं, सेविंग्स कैसे करनी है, किस फंड में आपको पैसा डालना है। तो एकदम से एक बैचलर, लाइक वो, अगर मैं फीमेल की बात करूं या मेल की बात करूं, जिंदगी बदल जाती है। करेक्ट। बिल्कुल बदल। फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है इफ यू वांट टू सर्वाइव। जीतना है जिंदगी को, बैलेंस करना है, तो यू हैव टू स्टडी। और उसमें ना बहुत वक्त लगता है, बट ठीक है, एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को बहुत बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने चाहिए। स्कूल बिजनेस बन चुका है, उसको जो पहले जैसा था वैसे ही रहने दें। एजुकेशन इतनी महंगी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हम चाहें तो एक क्लास में 15 बच्चे रखकर, एक अच्छी टीचर रखकर बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए एक बहुत अच्छा टाइम टेबल डिजाइन होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलम में ना भेजना पड़े। एक्स्ट्रा करिकुलम की मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक भी क्लास बाहर, कराटे क्लास या म्यूजिक क्लास स्टार्ट करते हैं, 2000 तो मिनिमम चार्जेस हैं, 2000 रुपीज, जिसमें आपके बच्चे को 2 या 3 दिन क्लास में। तो आप सोचिए, अगर आप 3 एक्स्ट्रा करिकुलम किसी भी क्लास में आप आफ्टर स्कूल अपने बच्चे को डालना, साथ में ट्यूशन फीस है, तो आप कितना पे कर रहे हैं? स्कूल प्लस ये सब कुछ। तो आज के टाइम पे एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट हो गई है और बहुत एक्सपेंसिव, राइट, है ना। तो यही चीजें हैं। थोड़ा सा अभी मैं पेरेंट्स के ऊपर आना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से और अपने घर के एटमॉस्फेयर से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो क्या बच्चों पे, जो आज के टाइम पे जो पेरेंट्स पेरेंट्स एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उसका बच्चे के माइंड पे क्या असर हो रहा है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी भी बच्चे को देखते हैं ना, ऑलमोस्ट आप, मैं, यहाँ इस रूम में जितने भी लोग हैं, हम 80% ना अपने पेरेंट्स जैसे हैं। 80% जीन्स होती हैं। आपका बच्चा दिखा देता है कि घर में क्या चल रहा है, या आपके पेरेंट्स के बिहेवियर क्या है, क्या माइंडसेट है। माना कि पेरेंट्स का बड़े इश्यू होते हैं, बच्चा एक कैंडी पे वो बिहेवियर दिखा देगा, जो बड़ा किसी एक बहुत बड़ी चीज पे दिखाएगा। सो फर्स्ट, पेरेंट्स जैसा ही वाइब्स क्रिएट करते हैं। जो माहौल घर पे रहता है ना, वो बच्चे की हर एक एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। सो कुछ 2.5 से 3 साल के बीच में ना, हर एक घर में बीइंग अ पेरेंट कुछ रूल्स होने चाहिए। पहले गलती कर दी, ठीक है, बट कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल कि जब भी लाइक
कपल्स में होता है, सबके बीच में होता है, इट्स नॉर्मल, क्योंकि आप साथ रह रहे हो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल सकते कई जगह। करेक्ट करेक्ट। बट ये आप और मैं समझ सकते हैं बिकॉज वी आर एडल्ट्स। बच्चा नहीं समझेगा, उसको लगता है कि हमेशा पेरेंट्स प्यार करें, लव करें, खुश रहें। तो बच्ची के सामने फाइट नहीं करना। अगर आपके कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो कि क्लैश कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे, वेट, आप बच्चे के सोने तक का इंतजार कीजिए। अपने आप को इतना कूल डाउन, अगर एक पार्टनर हाई हो भी गया, चिल्ला भी दिया, तो अगर सामने वाला उस चीज को, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है तो करना चाहिए। सो ये चीज फर्स्ट कि लड़ेंगे नहीं बच्चे के सामने, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लड़ना और डिसरिस्पेक्ट करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने बोल दिया, मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ, कि मैंने बोला कि मुझे लगता है ये वाला ड्रेस जाना चाहिए रेयांश पे, ये बहुत अच्छा है। वहीं मेरे हस्बैंड ने बोल दिया नहीं ये तो बहुत ही घटिया है, बहुत गंदा है, बकवास है। नहीं, उनको नहीं समझ आ रहा तो उनको थोड़ा मैनिपुलेट तरीके से मुझे बोलना है, ठीक है, कुछ और चेक करते हैं। ना बोलना चाहते थे, मतलब जो भी, अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से उसे प्रेजेंट कीजिए। इससे बच्चे को समझ आता है एक दूसरे को इज्जत कैसे देते हैं, रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। थर्ड, कि आपकी ना, हम चाहते हैं ना हमारा बच्चा अच्छे से बिहेव करे, पार्टीज में बहुत अच्छे से, हर पेरेंट्स का ये कि हमारा बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं करता, ठीक से नहीं बैठता, रन करता है, स्नैच करता है। इफ यू एक्चुअली यू वांट ना कि आपका बच्चा अच्छा बिहेव, पहले तो इतना एक्सपेक्ट मत करो कि एक छोटा बच्चा बहुत अच्छा बिहेव करे। और जो बच्चों को जज करते हैं, दे आर लाइक सिक। बच्चों को आप जज नहीं कर सकते, राइट? तो पहली चीज, अगर आप चाहते हैं ना, तो ये 1 या 2 दिन या 5 महीने का काम नहीं है, ये बचपन से होता आता है। तो 2.5 साल की उम्र से 3 साल की उम्र के बीच में आपको अपने घर पे, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, लाइक 2, थर्ड पॉइंट इज कि आपको रूल सेट करने हैं, बाउंड्री सेट करनी है। वो रूल सिर्फ बच्चा के लिए नहीं होगा, वो आप दोनों के लिए होगा। घर पे दादा दादी, नाना नानी, बुआ, जितने लोग रहते हैं ना, वो सबके लिए होगा। वो रूल सबको फॉलो करने, लाइक हम खाते हुए, while eating we will not watch TV, हम टीवी नहीं देखेंगे, पापा मम्मी फोन पे नहीं रहेंगे, दादी दादू जो भी हैं, कोई फोन पे नहीं रहेगा। तो बच्चा इस चीज को समझेगा। अगर आपका बच्चा, मैं भी अगर अभी कुछ, इफ आई एम ईटिंग एंड आई एम वॉचिंग, लाइक मैं एक ईमेल भी पढ़ती हूँ ना खाना खाते हुए, मेरे को समझ नहीं आता मैंने क्या खाया था, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती अपने मील के साथ। तो अगर आपने अपने खाने से ही कनेक्ट नहीं किया तो वो लगेगा भी नहीं बॉडी पे ना दिमाग पे। तो सेम विद बच्चा, अगर आपका बच्चा खाने के साथ नहीं मिंगल कर रहा, नहीं उस चीज को समझ रहा, तो वो वर्थ नहीं है खिलाना। तो टीवी, एक रूल बताया, एग्जांपल देखिए कि एक रूल होना चाहिए कि मोबाइल नहीं यूज करना, खाते हुए टीवी नहीं देखना, इतने बजे हमें सो जाना है तो सो जाना है, इतने बजे हम उठ के ये करेंगे, वीकेंड है तो हम ये करेंगे, हाँ वीकेंड में थोड़ा लेट उठना है चलेगा, बट इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए बेटा। तो ये रूल सब फॉलो करेंगे, तब जाके बच्चा क्वेश्चन भी नहीं करता, वो बड़ों का बस एक तरह से वो फॉलो करता है अपने पेरेंट्स को। इसलिए कई बार हम बच्चे को बहुत ज्यादा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि वो घर पे सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं, हम नहीं हेल्प कर पाते उस बच्चे की, क्योंकि पेरेंट्स वो कर रहे हैं। तो अब एक्चुअल में पेरेंटिंग इट्स नॉट बच्चा, पेरेंटिंग खुद को ठीक करना है। करेक्ट। पेरेंटिंग लोगों ने लगा कि बच्चे को ठीक नहीं करना, वो तो फ्रेश माइंड आया, वो ठीक है। भगवान ने आपको बहुत 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 ब्लेसिंग है आपके साथ कि आपको एक बच्चा आ गया है आपके पास, आपको समझना है उसको कैसे बड़ा करना है। तो पहले आप खुद बड़े हो जाइए तरीके से। कुछ गलतियां हुई होंगी हमारी पेरेंटिंग में, जो कि हम लोग हैं, कुछ गलतियां हम लोग आज भी कर रहे हैं, बट अगर हम एक समझदार एडल्ट हैं तो हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की बात नहीं काटनी चाहिए। अगर मैंने रियांश को बोला है ये गलत है, ये गलत है, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड को मुझे या उसको सपोर्ट नहीं करना, लाइक कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, नहीं रियांश इट्स ओके, मम्मा गुस्से में हो जाएगा, ये सब नहीं होता। इसका मतलब रियांश को ये रजिस्टर कर गया है कि मम्मी जब गुस्सा होती है पापा सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, बच्चा वन साइडेड होने लगता है।
उसे पता है गलती करूंगा पापा के साथ चला जाऊंगा, गलती करूंगा मम्मी के पास चला जाऊंगा, क्योंकि वो भी बड़ा हो रहा है, उसका दिमाग भी बढ़ रहा है, तो वो सब ये सब कैच करते हैं। तो ये 3-4 रूल अगर आप अपने घर पे रखेंगे ना और साथ में बच्चे को प्रॉपर टाइम और प्यार देंगे, मुझे लगता है सबकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। ऑल राइट, बहुत अच्छा लग रहा है आज का पॉडकास्ट, काफी कुछ Thank जानने you. को मिला, है ना। और आई विश यू ऑल द बेस्ट हेमा, Thank you कि so आप much. लाइफ में बहुत ग्रो करें, ऐसे Thank you. ही पेरेंटिंग टिप्स हमारे साथ शेयर करते रहें, और Sure. आप अपने चैनल से के थ्रू भी शेयर करें। श्योर श्योर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। और चलते चलते कुछ मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। राइट, ओके। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मैं मेन पेरेंट्स के ऊपर बोलूंगी, और प्लस जो भी वुमेन सोच रही है अपना कुछ करने का, राइट। तो फर्स्ट, पेरेंटिंग सिर्फ प्यार मांगती है, बच्चा आपसे प्यार और टाइम मांगता है, बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप बच्चे को ऑप्शन देते हैं कि बच्चे 1 घंटा मम्मी पापा का साथ या महंगा टॉय, तो बच्चा आपको चूज करता है। तो आपको सिर्फ बच्चे को टाइम देना है, और Correct. इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे बगल में उसका बच्चा इतना स्कोर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। प्लीज, आपका बच्चा अलग है क्योंकि आप भी अलग है, राइट। आप थोड़ी ना पड़ोसी की तरह दिखते हैं या बात करते हैं, तो कैसे आपका बच्चा उसके जितने नंबर ला सकता है। सो अपने बच्चे को सुपरस्टार की तरह पालिए, वो आपका हीरो या हीरोइन होनी चाहिए, बस। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहूंगी, जितनी भी वुमेन, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, ठीक है आपने ब्रेक लिया, जो मैंने भी बोला, बट सबको स्टार्ट करना, अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। जब बच्चे 13-14 साल के आपके हो जाएंगे, देन यू फील लोनली, लेफ्ट आउट। आप एक बड़े से घर में लेफ्ट आउट फील करती हैं, एंड देन आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलती कि मैंने इन लोगों के लिए सब छोड़ दिया था और अब मेरे पास कोई नहीं है। करेक्ट। तो सही टाइम पे ना कम बैक मारना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके अंदर झील है, आपके अंदर वो पावर है, आप कर सकते हैं। तो मैं हर वुमेन को बोलना चाहूंगी कि वो अपना स्किल समझे, और स्किल नहीं समझ आती तो कोई भी काम लगातार करोगे स्किल में डेवलप हो जाता है। पैशन चाहिए बस। तो सबको कम बैक मारना चाहिए, ये सोच के कि पूरा टाइम मेरे को बच्चे पालने हैं, नहीं, ठीक है, बहुत पर्सनल चॉइस है, बट मेरी तरफ से ये एडवाइस है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑल द बेस्ट।